सीलमपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक गुल्लू नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। गुल्लू के घर 2 भैंस थी। भैंसों का दूध निकाल कर ही वो उसे पूरे गांव में बेचता था और अपना घर चलाता था। एक दिन गुल्लू साइकिल से दूध बेचने जा रहा था। वो इतनी मस्ती में जा रहा था कि रास्ते में पड़े बड़े बड़े पत्थर उसे दिखाई नहीं दिए और वो साइकिल समेत नीचे गिर जाता है। कमरिया टूट गई हमारी, ऊपर से सारा दूध भी गिर गया हमारा, अब क्या करे। गुल्लू अपनी साइकिल और दूध का डॉल उठाता है और पैदल ही घर जाता है। घर पहुंचते ही सूरज अपने बापू से पूछता है, बापू ये तुम्हारी साइकिल को क्या हुआ? ये तो सारी की सारी टूट गई। ये हमार साइकिल हमका धोखा दे गई, ये रास्ता में गिर गई और उसके बाद सारा दूध भी गिर गया। तभी रसीली भी वहाँ आ जाती है और वो भी उस पर हंसने लगती है। हंसो हंसो और हंसो, देखना एक दिन हम इस साइकिल को ऐसा सुधार देंगे कि ये जब चलेगी तो चलेगी नहीं, हेलीकॉप्टर की तरह उड़ेगी। हाँ, सर 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 सर। बापू अगर तुम इस खटारा साइकिल को हेलीकॉप्टर में बदल दो, मतलब कि साइकिल की साइकिल और उड़ने वाला हेलीकॉप्टर भी, जैसे तुम मुझे कागज से हेलीकॉप्टर बना कर देते हो, बिल्कुल वैसे ही। ये तो बहुत ही पते की बात कही तुमने सूरज बेटा। सूरज के बापू एक बार कोशिश करके देखिए। सूरज के मामा को बोलकर मैं हेलीकॉप्टर बनाने का सामान मंगा लेती हूँ। एक बार ये साइकिल हेलीकॉप्टर बन जाएगी तो हमारे साथ साथ पूरे गांव के लिए भी भला हो जाएगा। आप सबकी मदद करना जी। फिर इससे फिर क्या था, सामान आते ही गुल्लू लग गया काम पर। उसने दिन रात उस पर मेहनत करके उस साइकिल को हेलीकॉप्टर बना डाला। अब वो साइकिल चलने के साथ साथ उड़ भी सकती थी। जिज्जा जी, ये तो आपने कमाल ही कर दिया है, दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। सबसे पहले मैं जाऊंगा, तुम सब बस मुझे दूर से उड़ते हुए देखना, ठीक है? इतना बोलते ही गुल्लू हेलीकॉप्टर में बैठकर ऊपर आसमान में उड़ जाता है। सभी गांव वाले उसे आंखें गड़ाकर देख रहे होते हैं। एक रात सभी आराम से सोए हुए थे, तभी मनवीर की आंख खुल जाती है। वो गुल्लू के कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है। मैंने आपकी कितनी मदद की उस हेलीकॉप्टर को बनाने में, और आपने मेरे साथ क्या किया? मैंने बस बैठने को ही तो बोला था। मेहनत मैंने की, सामान मैं लाया, तभी आपका हेलीकॉप्टर बन पाया। पर जिज्जा जी, ये हेलीकॉप्टर आपका नहीं, मेरा है। इसके लिए मुझे आपको मारना भी पड़े तो मैं मार दूंगा। मनवीर चुपके से कमरे में घुस जाता है। गुल्लू खाट पर सोया था, सूरज और रसीली नीचे चटाई पर। मनवीर गुल्लू का गला दबाकर मार देता है और उसे अपने कंधे पर उठाकर बाहर ले जाता है और कुएं में उसे फेंक देता है। अब ये हेलीकॉप्टर मेरा हुआ, मैं इसे अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा। जिस गुल्लू को मनवीर ने कुएं में फेंका था, वो गुल्लू मरते ही भूत बन चुका था। उसे मनवीर की हरकतों का अब पता चला। वो पीछे से चुपचाप आता है और मनवीर को कुएं में धक्का दे देता है। मनवीर उसमें डूबकर मर जाता है। भूत सीधा अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, रसीली, रसीली, उठो, तुम आराम से सो रही हो और यहाँ हमारी दुनिया ही उजड़ गई पूरी। भूत, भूत, माँ भूत, बचाओ, बचाओ मुझे, माँ मुझे बचाओ। सूरज के बापू बचाओ हमें, हमारे घर में भूत घुस आया है। अरे शांत रहो तुम दोनों, गुल्लू अब कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैं ही गुल्लू हूँ और मैं मर चुका हूँ और मरने के बाद भूत बन गया। ये क्या बोल रहे हो? तुम मेरे पति नहीं हो सकते, मेरे पति तो वहाँ सोए हुए हैं। अरे कहाँ गए आप? भूत सूरज और रसीली को सब बताता है कि उसके भाई ने उसे कुएं में फेंक कर मार डाला और अब वो भी मर चुका है। बापू, ये आपको क्या हो गया? माँ, क्या बापू
हमेशा ऐसे ही रहेंगे क्या? सूरज के बापू, मैं आपसे अपने भाई की तरफ से माफी मांगती हूँ। मेरे भाई ने ही मुझे विधवा बना दिया। तुम भूत नहीं, मेरे बापू हो, और मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। बचुआ, हम तुमसे वादा करते हैं, तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। उसके बाद भूत वहीं अपने बच्चे और पत्नी के साथ ही रहने लगा। घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलता था वो। एक दिन रामवती की बहू सरला की तबीयत बहुत बिगड़ गई, क्योंकि वो गर्भवती थी और कभी भी बच्चे को जन्म दे सकती थी। क्या हुआ बहन? रामवती कुछ घबराई सी लग रही है। सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। रामवती की बहू पेट से है और वो कभी भी बच्चे को जन्म दे सकती है। अभी गाँव की दाई आई थी, वो बोल रही थी कि उसकी तबीयत बहुत खराब है, तो गांव के बाहर जो हॉस्पिटल है उसे वहां ले जाना पड़ेगा। हाय दैया, इतनी दूर! अब क्या होगा उसका और उसके बच्चे का? इतनी जल्दी वहां तक जाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अब कर भी क्या सकती है वो बेचारी? अब उड़कर तो उसे वहां तक ले नहीं जा सकते। इस गांव में बैलगाड़ी और साइकिल के अलावा दूसरा कोई साधन भी तो नहीं है। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई तुमसे बातें करते करते। नीलम के जाते ही भूत रसीली को अंदर आने का इशारा करता है। रसीली भूत के पास जाती है। सुनो, हमने सब सुन लिया है। हमारे पास एक आइडिया है, रामवती को हॉस्पिटल जल्दी ले जाने का। भूत रसीली को हेलीकॉप्टर में सरला को ले जाने को बोलता है। रसीली को भी उसका आइडिया बहुत अच्छा लगता है। आप हेलीकॉप्टर तैयार रखो, मैं जाकर सरला को लाती हूँ। रसीली भागती हुई सरला के घर जाती है और उसे सहारा देते हुए हेलीकॉप्टर तक ले आती है। सरला दर्द से कराह रही थी। रसीली उसे हेलीकॉप्टर में बैठने को बोलती है। हे राम, ये तो भूत है। ओ रसीली, मेरी बहू को तू क्यों उस भूत के हवाले कर रही है? वो बेचारी तो पहले से परेशान है, उसे वहाँ मत लेकर जा। पर ये भूत आया कहाँ से? गुल्लू के हेलीकॉप्टर में ये क्या कर रहा है? आप सभी चुप रहिए बस, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं सब बताऊंगी बाद में। आप हेलीकॉप्टर चलाइए जी। तभी पीछे से रामवती भी बोल पड़ती है। मैं भी चलूंगी, मैं अपनी बहू को ऐसे हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती। हेलीकॉप्टर में रामवती और उसकी बहू सरला, साथ में रसीली भी होती है। भूत हेलीकॉप्टर उड़ाकर तुरंत उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा देता है। सभी लोग बड़े ही आश्चर्य से भूत को देख रहे थे कि वो एक भूत होकर कैसे मदद कर रहा है। गांव में वापस आकर रसीली गांव के सभी लोगों को अपने पति के बारे में सब बता देती है कि भूत ही उसका पति है। उसके भाई ने ही उसे धोखे से मारा। तभी कहूँ, गुल्लू भाई इतने दिनों से दूध देने क्यों नहीं आया घर? कुछ भी कहो भाइयों, गुल्लू भाई पहले भी अच्छा था और अभी भी, जबकि वो भूत बन गया है। तुमने अभी जो किया वो वाकई शाबाशी के काबिल है। पूरा गांव मिलकर भूत की तारीफ ही कर रहे होते हैं कि तभी पीछे से मनवीर का भूत भी आ जाता है। वो हेलीकॉप्टर मेरा है, मैं उसे लेकर जा रहा हूँ। ये हेलीकॉप्टर मैंने बनाया है और अब ये हेलीकॉप्टर गांव की भलाई के लिए ही है, समझा? पहचाना नहीं जीजा जी, आपने मुझे धोखे से कुएं में धक्का दे दिया था। मैं तड़प तड़प कर मर गया और अब मैं इस हेलीकॉप्टर को तोड़कर ही दम लूंगा। तुम तो दुनिया के सबसे घटिया भाई हो। मैं तुम्हें इस हेलीकॉप्टर को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। इसके लिए चाहे तुम मुझे भी मार दो। तभी मनवीर का भूत सूरज का गला पकड़ लेता है। अगर कोई मेरे रास्ते में आया तो मैं इसे मार दूंगा। रसीली बहन, बेटे की जान बचा ले, उसे ले जाने दे हेलीकॉप्टर। कभी नहीं, मैं गांव वालों से विनती करता हूँ। गांव के पुराने कुएं में मेरी और मनवीर की लाश पड़ी है। आप बस उस कुएं में आग लगा दो, ये मनवीर का भूत तभी जाएगा यहाँ से। नहीं, ऐसा मत करना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तभी सूरज मनवीर के भूत को धक्का देते हुए घर में घुस जाता है और वहाँ से माचिस और घासलेट लाकर भागता हुआ कुएं के पास जाता है और कुएं में घासलेट फेंककर उसमें आग लगा देता है। आखिर बेटे के हाथों बाप को मुक्ति मिल ही गई। उसके बाद दोनों भूत कभी गांव में नहीं दिखाई दिए।
सूरज ने निशानी के तौर पर अपने बापू का बनाया हुआ हेलीकॉप्टर संभाल कर रखा ताकि वो जब बड़ा हो तो गांव के लिए उससे भलाई करे। चलता फिरता ससुराल। मुकेश ऑफिस से घर आता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ मुझे कल गोवा जाना है, बिजनेस ट्रिप है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से पूछ लूं, क्या आप लोग भी मेरे साथ चलोगे? वैसे भी मेरे साथ कोई जा नहीं रहा तो सोचा क्यों ना आप लोगों को पूछ लिया जाए, इसी बहाने आप लोग भी गोवा घूम लेंगे और मेरा भी काम हो जाएगा। हाँ हाँ बेटा, ये भी कोई पूछने वाली बात है। अरे तू गोवा जैसी जगह पर जा रहा है तो भला हम लोग तुझे मना करेंगे क्या? क्यों बहू? लेकिन माँ जी, मुकेश तो अपने ऑफिस के काम से जा रहे हैं। अब वो जब अपने ऑफिस के काम से जा रहे हैं तो हम लोग क्यों जाएं? मैं तुझसे पूछ नहीं रही बल्कि बता रही हूँ कि हम सभी लोग कल गोवा जा रहे हैं अपने मुकेश के साथ। ठीक है बहू, कल की तैयारी कर लो। जी माँ जी। हमेशा की तरह मुकेश की माँ, उसके पिताजी, उसकी पत्नी और उसका छोटा भाई सभी लोग गोवा ट्रिप पर घूमने के लिए तैयार हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी कामिनी को उनके साथ जाने की तैयारी करनी पड़ती है। सभी ने अपनी अपनी पैकिंग की और फिर अपनी वैनिटी वैन में आकर अपनी अपनी सीट ली। सफर शुरू हुआ। सभी हंसते खेलते हुए जा रहे थे। 1 आध घंटे ही बीते थे कि कामिनी के ससुर जी बोले, कामिनी बहू जरा चाय और उसके साथ भजिए तो खिला दे, बिना खाए पिए सफर का मजा ही नहीं आता। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। कामिनी बहू बेसन रखना भूली तो नहीं थी? नहीं माँ जी, मैंने बेसन रख लिया था। इतना कहकर कामिनी वैनिटी वैन के किचन में चली जाती है और इंडक्शन पर चाय चढ़ा देती है और अपने आप से कहती है, मैं तो इन लोगों के हमेशा के सफर से तंग आ गई हूँ। जब से शादी करके आई हूँ तब से इनकी इतनी सारी बिजनेस ट्रिप्स देख ली कि अब मेरा घूमने फिरने से मन ही उब गया है। ना जाने मेरा चलता फिरता ससुराल कब सुधरेगा। अब ये लोग सारे रास्ते मजे करेंगे और मुझे खाना बना बना कर इन्हें खिलाना पड़ेगा। पता नहीं और मुझे कब तक ये सब झेलना पड़ेगा। कामिनी ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसके देवर विशाल की आवाज आती है, भाभी जरा जल्दी से करना, इस सफर में बिना चाय कॉफी या भजिए का मजा नहीं आ रहा है। ये सफर बहुत लंबा और कठिन लग रहा है, जल्दी लेकर आओ प्लीज। बस देवर जी, ला रही हूँ, जल्दी लेकर आओ प्लीज। इस घर में शादी नहीं करके आई, न जाने कौन सी नौकर बनकर आ गई हो। खुद तो शादी कर नहीं रहे और मुझे ऑर्डर पर ऑर्डर दिए जा रहे हैं। इस तरह कामिनी अब बड़बड़ाते हुए काम करने लगती है और उसने जल्दी जल्दी चाय छानी और गर्मा गर्म पकौड़ी प्लेट में निकाले और सभी को सर्व करने लगी। सभी मुस्कुराकर अपने अपने पकौड़े की प्लेट हाथ में लिए हुए गाना गाते हुए पकौड़े खाने लगे। कामिनी भी अपनी सीट पर बैठ गई और पकौड़े खाने लगी। कामिनी का पति मुकेश ड्राइविंग कर रहा था। पकौड़े खाने के बाद वो कामिनी से बोला, कामिनी आज के खाने में मटर पुलाव बना लेना, मेरा मटर पुलाव खाने का बड़ा मन कर रहा है। हाँ बहू, पुलाव बनाने में टाइम लगता है, इसलिए जल्दी जा और तैयारी करना शुरू कर दे। कामिनी परेशान होते हुए अपनी जगह से उठती है और किचन में आते ही अपने आप से कहती है, इन लोगों को थोड़ी भी शर्म नहीं आती है मुझे बार बार ऑर्डर देते हुए। मुंह उठाकर कोई न कोई ऑर्डर पकड़ा देंगे बनाने के लिए। ये लोग जरा भी नहीं सोचते कि मुझे भी आराम की जरूरत है। ना चाहते हुए भी कामिनी को अपने चलते फिरते ससुराल के लिए काम करना पड़ता, क्योंकि कामिनी के सोचने से क्या होने वाला था, इसलिए बेचारी मजबूरी में खाना बनाती है। देखते ही देखते वो लोग गोवा जाते हैं और वो लोग खूब एंजॉय करते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब बारी थी छोटे भाई विशाल की शादी की। विशाल के लिए उसकी माँ एक बहुत बड़े घर की लड़की देख लेती है और जल्दी ही विशाल की शादी हो जाती है और पूनम दुल्हन बनकर उनके घर आ जाती है। पूनम को अपना ससुराल बहुत पसंद आया और अपनी जेठानी कामिनी तो सबसे ज्यादा पसंद आई। पूनम की कामिनी से बहुत बनती थी। अब पूनम की शादी को लगभग 15 दिन बीत गए थे। तभी एक दिन मुकेश अपनी माँ से बोला, माँ मुझे नैनीताल जाना है अपने ऑफिस पर्पस से, तो आप लोग भी नई दुल्हन के साथ तैयारी कर लो, हम सब अपनी वैनिटी वैन में ही जाएंगे हमेशा की तरह। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन कामिनी का चेहरा उतर जाता है। लेकिन जब पूनम अपनी जेठानी का उतरा हुआ चेहरा देखती है तो उससे सवाल करती है, क्या हुआ दीदी, हम सभी लोग नैनीताल घूमने जा रहे हैं, ये जानकर आपको खुशी नहीं हुई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा कहकर कामिनी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सभी लोग नैनीताल के लिए रवाना हो जाते हैं। सफर शुरू होता है। सभी लोगों के साथ साथ घर की नई बहू पूनम भी सफर में बहुत खुश थी। सभी लोग हंसते गाते जा रहे थे। तभी विशाल बोला, भाभी जरा सबके लिए कॉफी बना लो और कुछ हल्का फुल्का नाश्ता भी बना लेना। जी देवर जी, अभी बना देती हूँ। कामिनी उठकर रसोई की तरफ जाने लगी। तब पूनम बोली, भाभी रुकिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, आपकी मदद कर दूंगी। अब कामिनी के साथ साथ पूनम भी किचन में जाती है। वो देखती है कि वैनिटी वैन के अंदर ही गैस चूल्हा, राशन, खाने की सभी चीजें और बर्तन सब कुछ था। ये देखकर पूनम हंसते हुए कहती है, अरे दीदी, यहाँ तो पूरा का पूरा चलता फिरता ससुराल बसा हुआ है।
भला सफर में इतनी सारी चीजें कौन ही रखता है। देवरानी जी, यहाँ तो ऐसा ही होता है, और इतना सारा सामान इसलिए है क्योंकि महीने में 2-3 ट्रिप तो इन लोगों की लगती रहती है। लेकिन दीदी, जब बाहर घूमने जाते हैं तो खाना पीना तो सब कुछ होटल से होता है, तो फिर इतनी चीजों की क्या जरूरत है। नहीं देवरानी जी, हमारे ससुराल वालों को बाहर का खाना पसंद नहीं है, इसलिए हर समय का खाना और नाश्ता वैन के अंदर ही बनता है। तो मुझसे कल पूछ रही थी ना कि घूमने के नाम पर मैं उदास क्यों हो गई, तो यही कारण है, क्योंकि हमारा चलता फिरता ससुराल महीने में ट्रिप तो लगाता रहता है, लेकिन इस ट्रिप में अगर किसी की दुर्दशा होती है तो वो इस घर की बहू की, यानी मैं, और शायद अब तुम भी। ऐसा कहकर कामिनी ने कॉफी चढ़ाई और नाश्ता बनाने लगी। पूनम भी उसकी हेल्प करने लगी। उसके बाद दोनों ने मिलकर सभी को पकौड़े सर्व किए। फिर थोड़ी देर बाद कामिनी ने सभी के लिए खाना बनाया और सबको खिलाया। अंत में वे लोग नैनीताल पहुंच जाते हैं। पूनम ने देखा कि कामिनी चुपचाप खड़ी थी। पूनम अपनी सास से बोली, माँ जी, दीदी कहीं नहीं जाएंगी क्या? अरे बेटा, उसे घूमने फिरने का शौक नहीं है। अगर वो भी हमारे साथ घूमने जाएगी तो खाना कौन बनाएगा? अब पूनम सारी बातें और साथ ही कामिनी की उदासी की वजह भी समझ गई। वो गुस्सा होते हुए बोली, ये क्या तरीका है आप लोगों का? आप लोग खुद तो घूमने के लिए निकल जाते हो और दीदी को अपने साथ नौकरानी की तरह रख लेते हो। और मुकेश भैया, बाकी लोगों का तो छोड़ो, आपने भी अपनी पत्नी के बारे में नहीं सोचा? शर्म आनी चाहिए आपको। और मुझसे तो कभी आप लोग ये उम्मीद करना भी मत कि ससुराल वाले होने के नाते आप लोग घूमे फिरे और मैं बहू होने के नाते आप लोगों को खाना बनाकर खिलाऊं। अरे हम भी इंसान हैं, हमारा भी मन करता है बाहर घूमने का। भैया, आप हम लोगों को बाहर घुमाने तो ले आते, लेकिन क्या आपने जरा सोचा है कि दीदी का कितना मन करता होगा आपके साथ बाहर जाने का, आपके साथ फोटोज खिंचवाने का? जिस तरह की दीदी की दशा है उससे तो साफ जाहिर है कि अभी मैं नई बहू हूँ ना, इसलिए मुझसे पूछा जा रहा है। कल को मैं भी पुरानी हो गई तो मेरा भी यही हाल होगा जो दीदी का हो रहा है। लेकिन मैं दीदी नहीं, मैं पूनम हूँ, पूनम। ये सुनकर सभी लोगों को अपनी अपनी गलती का एहसास होता है और तब मुकेश कहता है, पूनम, आज तो तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुम सच कहती हो, हमने तो ये सब कभी सोचा भी नहीं। सभी लोगों ने कामिनी से माफी मांगी। अब उनकी वैनिटी वैन एक स्लीपिंग वैन में बदल चुकी थी। अब वो लोग घूमने फिरने तो जाते, लेकिन कामिनी को अब नौकरानी की तरह हर वक्त खाना नहीं बनाना पड़ता, बल्कि वो भी सबके साथ मिलकर एंजॉय करती।